Good morning, students. Today we will discuss about Archimedes principle, buoyancy and buoyant force. Archimedes principle. आर्किमिडीज ने क्या बताया है कि जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं पार्शियली और होली, तो क्या होता है उसके वेट में डिक्रीज हो जाता है और वो उसके वेट में जितना डिक्रीज होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो हम कहेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, इट स्टेट्स दैट if an object is immersed partially or wholly यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या होली इमर्स किया जाता है किसमें, इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड में, तो क्या होता है उसके वेट में डिक्रीज आ जाता है। इट्स वेट इज डिक्रीज्ड। मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, तो जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्स करेंगे, उसके अंदर डुबोएंगे होली या पार्शियली, तो क्या होगा वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर देगा और जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसके वेट के अंदर कमी आ जाएगी। तो हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने इसको लिक्विड के अंदर डाला तो लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर से लिक्विड इधर फोर्स लगाएगा, इधर से इधर और नीचे से ऊपर की तरफ। तो इधर से दोनों तरफ का जो फोर्स है हमारा अपोजिट होगा, सेम लिक्विड के अंदर है, इक्वल भी होगा। इक्वल और अपोजिट क्या होगा, ये दोनों तरफ से फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा केवल ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, जिससे क्या होगा ऑब्जेक्ट के वेट में डिक्रीज होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इधर से हमारा ऑब्जेक्ट का वेट जितना भी है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, और वो कमी कितनी आएगी, जितना ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, यानी कि डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द लिक्विड या फिर वाटर के अंदर डाला तो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस किया है उतना ही उसके वेट में कमी आ जाएगी। ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। फिर इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे हम। एप्लीकेशंस, यूज कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसके अंदर सिंक होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेंसिटी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा जितना डेंसर हमारा लिक्विड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा। एप्लीकेशंस में क्या हो गया, नंबर 1 टू फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की डेंसिटी पता कर सकते हैं तो उसके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट का भी पता लग जाएगा हमें। अगर सिंक हो रहा है या उसके अंदर फ्लोट हो रहा है तो ये पता लग जाएगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उससे कम है या ज़्यादा है, यानी कि हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं।
नंबर 2 टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे मिल्क वगैरह होता है उसकी प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। तो उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम लैक्टोमीटर्स। तो लैक्टोमीटर्स की डिजाइनिंग में भी टू डिजाइन लैक्टोमीटर्स, ठीक है। लैक्टोमीटर क्या होता है, जो हमारे मिल्क की प्योरिटी चेक करता है, यानी कि मिल्क के अंदर कितना वाटर है या मिल्क के अंदर कितना वाटर नहीं है, ये चेक करने के लिए लैक्टोमीटर्स। फिर वाटर की डेंसिटी चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर्स, टू डिजाइन हाइड्रोमीटर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी चेक करने में यूज होता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो शिप वगैरह हैं उनकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा वो उसके अंदर सिंक ना हो, फ्लोट करें। तो उसके लिए भी कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही है, टू डिजाइन शिप्स एंड सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियाँ डिजाइन करने में भी हम इसी का यूज करते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बताया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं पार्शियली या होली, तो वो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करता है, और वो लिक्विड का वेट किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के वेट में डिक्रीज होगा, इतना ही वेट, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस क्या है, डेंसिटी, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी चेक करने में, रिलेटिव डेंसिटी चेक करने में, लैक्टोमीटर्स डिजाइन करने में, हाइड्रोमीटर डिजाइन करने में, शिप्स एंड सबमरीन्स डिजाइन करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को हम बोलते क्या हैं और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो है हम देख रहे हैं इधर ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे लग रहा है इसके सरफेस पे, तो 90 डिग्री वाले को बोला जाता है, 90 डिग्री पे जब फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम थर्स्ट, और ऊपर की तरफ लग रहा है तो क्या बोला जाएगा, अप थर्स्ट। तो यहां से हमारी जो न्यू डेफिनेशन है वो है अप थर्स्ट। अप थर्स्ट क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठाती है, इसलिए इसको बायंसी भी बोलते हैं। अप थर्स्ट या बायंसी या फिर बायंट फोर्स, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो क्या देखा था हमने, ये लिक्विड पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है। ये जो लिक्विड है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बायंसी या फिर अप थर्स्ट। ये क्या है, इट इज द force which acts upwards normally on an object। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री एंगल पे लगता है, वो हमारा होगा अप थर्स्ट, बायंट फोर्स या फिर बायंसी। किस किस चीज पे डिपेंड करेगा ये, इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, अगर हम कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट इसके अंदर इमर्स करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट यानी कि बिगर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट को हटाने की कोशिश करेगा लिक्विड के, और ज़्यादा अमाउंट को डिस्प्लेस करेगा तो वेट में डिक्रीज भी क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब जितना हम वॉल्यूम इमर्स करेंगे
उतना ही ज़्यादा वेट में डिक्रीज आएगा। तो नंबर 1 किस पे डिपेंड किया? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। नंबर 2 हम इसमें देखेंगे। अब देखिए, अगर कोई भी लिक्विड है हमारे पास, एक में ले लेते हैं वाटर और दूसरा ले लिया हमने हनी, तो वहाँ पर एक स्मॉल मेटालिक बॉल डाल देते हैं, ऊपर से ही गिरा देते हैं। तो किस में नीचे की तरफ फास्टर मूव करती है बॉल? हम देखेंगे कि वाटर के अंदर वो जल्दी नीचे चली गई और हनी के अंदर स्लोली स्लोली आ रही है। इसका मतलब हम देखेंगे कि जो बायंट फोर्स है वो कौन लगा रहा है ज़्यादा? हनी। और हनी क्या है? ज़्यादा विस्कस है। यानी कि और किस चीज़ पे डिपेंड किया? विस्कस जो भी चीज़ होगी उसका उतना ही ज़्यादा बायंट फोर्स होगा। और विस्कस के लिए हम या तो वर्ड यूज कर सकते हैं विस्कोसिटी, या फिर नेक्स्ट यूज कर सकते हैं हम डेंसिटी। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारा अपथ्रस्ट, बायंट फोर्स या बायंसी क्या होता है? ये अपवर्ड फोर्स ही होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली लगता है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर 1 कि जितना हम वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इमर्स करेंगे उस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमारे पास छोटी सी बोतल है, उसको इजीली इमर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कैन हो तो क्या उसको इजीली इमर्स कर सकते हैं? उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना डेंसिटी हमारी लिक्विड की ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अपवर्ड फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा बायंसी होगी। नेक्स्ट हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक होगा। बायंसी से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा, यानी कि जिसमें बायंट फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा? बायंट फोर्स। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है? ऑब्जेक्ट का वेट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट बायंट फोर्स से ज़्यादा होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक हो जाएगा। इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट is more than buoyant force, then object will sink। तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, क्योंकि क्या है? ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो गया और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो कम है। तो क्या होगा? ये ऊपर वाला फोर्स जीतेगा कह सकते हैं हम, क्योंकि ये ज़्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कंडीशन, अगर हमारा बायंट फोर्स ज़्यादा हो जाए और वेट कम है, यानी कि नीचे की तरफ आने वाला कम है और ऊपर की तरफ जाने वाला ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। If weight of object is less than buoyant force, then object will sink। नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे बायंट फोर्स और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो। अब मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ठीक है, इतना ही वेट लग रहा है, इतना ही बायंट फोर्स है, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम बन गया एक तरीके से, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट ना उधर जाएगा ना उधर, यानी कि जहाँ रखेंगे वहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी यानी कि क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। इफ
weight of object is equal to buoyant force, then object will float। तो ये हमारा ऑप्थस्ट या बायंट फोर्स या फिर बायंट आया। ये तो पिछला विवरण